नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार। आप देख रहे हैं कलम बोलती है, जहां बात होती है राजनीति की, इतिहास की, समाज की, संस्कृति की, संविधान की और धर्म की भी। आज हम बात करेंगे फिर राजनीति की। बिहार में चुनावी साल है और चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। नेताओं का दल बदल भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले श्याम रजक ने दल बदला और अब दल बदल की तैयारी जीतन राम मांझी की भी चल रही है। मैंने पहले ही कहा था या पिछले वीडियो में भी बताया था, जब श्याम रजक ने दल बदला था, कि बिहार में सबसे अधिक बेचैनी दलित नेताओं में है। इसका कारण यह है कि दलित वोटरों में भी बेचैनी है। चुनाव 2020 में बिहार में जो होने जा रहा है, इसमें स्पष्ट है लगभग कि अगड़ी जातियों का मेजर वोट शेयर किस पार्टी के साथ जा रहा है। उसी तरह पिछड़ी जातियों के मेजर वोट शेयर किधर जाना है, जातिवार ये लगभग स्पष्ट है। लेकिन दलित जातियों का वोट किधर जाएगा ये स्पष्ट नहीं है कि वो महागठबंधन में जाएगा या एनडीए में जाएगा। और इसी को लेकर दलित नेताओं में बेचैनी है। ये बेचैनी रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान में भी दिख रही है, ये जीतन राम मांझी में भी है, श्याम रजक में भी है, सब में ये दिख रही है। श्याम रजक दल बदल चुके हैं और जीतन राम मांझी भी महागठबंधन को छोड़ चुके हैं, लेकिन अब वे जदयू में शामिल नहीं हुए हैं। तो इस तरह से क्यों हो रहा है कि श्याम रजक ने जब दल छोड़ा तो वो जब जदयू को छोड़ा तो वो अगले दिन ही राजद में शामिल हो गए। लेकिन जीतन राम मांझी को अपने पार्टी के साथ महागठबंधन को छोड़े हुए अब 48 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन परंतु उनका राजनीतिक सफर आगे क्या होगा ये तय नहीं हो पा रहा है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जीतन राम मांझी की नैया भंवर में फंस गई है बिहार के राजनीतिक भंवर में? अगर ये फंस रही है तो क्यों फंस रही है, तो इसी का हम विश्लेषण अभी हम आगे करेंगे। जीतन राम मांझी, इस बात को समझने की जरूरत है। इसके लिए जीतन राम मांझी के सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है। जीतन राम मांझी को एक दलित नेता माना जाता है, वो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भी रहे हैं। फिर भी मेरा मानना है, मेरा विश्लेषण है कि वे ओवर एस्टिमेटेड महादलित नेता हैं या दलित नेता है, और इस बार वो एक्सपोज हो गए हैं। इसलिए राजद ने उनसे एक तरह से, जो भोजपुर में कहते हैं कि जान छुड़ा लिया है या पल्ला झाड़ लिया है, और जदयू भी उन्हें खुले दिल से गले लगाने को तैयार नहीं है। इसीलिए उनकी नैया अभी भंवर में लटकी हुई है। तो ऐसा क्यों है कि उनकी नैया भंवर में लटकी हुई? इसके लिए पहले आपको पृष्ठभूमि समझनी होगी कि जीतन राम मांझी महादलित से आते हैं, वे मुसहर जाति से आते हैं। तो बिहार में जो मुसहर जाति है वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से सबसे पिछड़ी हुई जाति है, दलित जाति है। सबसे पीछे जो अंतिम पायदान की जाति है वो है आपको मुसहर जाति। दुर्भाग्यवश भारत की वर्ण व्यवस्था में इस जाति को स्थान अगर कहा जाए तो वर्ण व्यवस्था में भी इस जाति को कहे जैसे अर्थात नहीं है। इनको अंत्यज कहा जाता था, यानी जो 4 वर्ण हैं उनसे भी बाहर रूप से, परंपरागत रूप से माने जाते थे। और इनका जो निवास होता था वो प्रायः गांव से बाहर होता था, या अभी भी गांव से बाहर ये रहते हैं। यहाँ जो पिछड़ी जातियां हैं उनका जो नामकरण हुआ है प्रायः उनके व्यवसाय के आधार पर हुआ है। लेकिन मुसहर जाति की स्थिति देखिए कि इनका जो नामकरण हुआ है वो खाने पर के आधार पर, इनको कहा जाता है कि ये चूहा खाते हैं। अब वो समझिए कि वो कौन सी आर्थिक स्थिति रही होगी, वो सामाजिक विडंबना रही होगी कि इस समूह को, मुसहर जाति के लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को चूहा खाकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा होगा। इवन जीतन राम मांझी ने भी एक बार बयान दिया था कि हम लोग चूहा खाते रहे हैं। तो इसलिए समझ जाइए कि ये जाति कितनी दमित है और कितनी वंचित है। तो इस जाति से आते हैं जीतन राम मांझी। लेकिन दुर्भाग्यवश इस जाति की जो संख्या है बिहार में चुनावी दृष्टि से बहुत प्रभावशाली नहीं है। महादलित विकास मिशन का ही जो ये गणना है उसमें इनकी जनसंख्या लगभग 21.5 लाख ही बताई गई है। तो ये वोट बैंक की दृष्टि से 2 से 3% ही ये इनकी जनसंख्या है, वो भी 5-6 जिले में ही ये सिमटे हुए हैं मुख्य रूप से। सबसे अधिक ये गया में है, जहां इनकी जनसंख्या 4-4.5 लाख है। उसके बाद 1.25 लाख लगभग नवादा में है, पटना में है, पूर्वी पश्चिमी चंपारण में है, और 2-3 जिलों में इनकी जनसंख्या है, और सब जगह बिखरे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी साक्षरता दर बिहार में सभी जातियों में सबसे कम है। तो स्वाभाविक है कि ये शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और इनमें इसलिए राजनीतिक चेतना का भी सख्त अभाव है।
राजनीतिक चेतना जो एक दमित व्यक्ति में या वंचित व्यक्ति में होने चाहिए, इस समूह के पास बिल्कुल नहीं है। तो इन कारणों से मुसहर जाति का जो चुनावी अप्रोच है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है बिहार में। मतलब कि इनके चुनाव से, या फिर बहुत लोग तो मानते हैं कि इनकी राजनीतिक चेतना इतनी कम है कि ये अपने वोट को बेच भी देते हैं। तो इन कारणों से जो मुसहर वोट बैंक है वो कभी प्रॉपर वोट बैंक के रूप में काम नहीं करता है। इसीलिए जीतन राम मांझी को अब कोई बहुत अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। यद्यपि जब महादलित की राजनीति शुरू हुई थी तब लगा था कि जीतन राम मांझी एक महादलित नेता के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन जब चुनावी राजनीति में जीतन राम मांझी ने जो अपनी पार्टी बनाई थी उसकी जो स्थिति हुई या जो एक्सपोजर हुआ, उससे लोग समझ गए कि जीतन राम मांझी एक महादलित नेता, महादलित समुदाय के नेता नहीं बन पाए हैं और वो मुसहर जाति के भी नेता है, लेकिन मुसहर जाति उतनी प्रभावशाली नहीं है। आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी की जो सीएम पद तक की यात्रा है उसमें जो सीएम पद इनको मिला वो नीतीश कुमार की कृपा से मिला था। 2014 के चुनाव में हार के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था और इनको महादलित, अपने राजनीति के तहत महादलित चेहरे के रूप में इन्होंने जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया था। परंतु सीएम बनते ही जीतन राम मांझी ने मतलब जो अपनी स्थिति कुछ मजबूत करने चाहिए तो नीतीश कुमार को एक हटाने लगे और नीतीश कुमार ने 10 माह बाद ही इन्हें हटा दिया था। इसके बाद नीतीश कुमार 18 लोगों के साथ, या राजद जो जदयू के 18 साथी थे उनके साथ हटकर इन्होंने अलग पार्टी बनाई जिसको नाम रखा इन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम जिसको बोलते हैं संक्षेप में। बाद में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर भी हो गया और इसका चुनाव चिन्ह मिला टेलीफोन। और ये मोर्चा कहां शामिल हुआ अगले विधानसभा चुनाव में, तो ये एनडीए के साथ गया। चूंकि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, एनडीए ने इन्हें बहुत महत्वपूर्ण चुनावी तुरुप का पत्ता मानते हुए हमको 21 सीट का दिया। विधानसभा सीट पे 21 सीट हम लड़ी और कुछ इसके उम्मीदवार बीजेपी के भी टिकट पर लड़े, लेकिन दुर्भाग्यवश ये हुआ कि 20 सीट ये हार गए। जीतन राम मांझी खुद 2 सीट पर लड़े लेकिन मात्र 1 सीट जीते, मतलब कि 21 सीट में मात्र 1 सीट पर इस पार्टी को सफलता मिल पाई। इसके बाद भी इनके आगे हम एनडीए के साथ इनका जुड़ाव बना रहा, लेकिन 2019 के चुनाव में ये फिर एक्सपोज हो गए। इस बार ये महागठबंधन के साथ थे, महागठबंधन ने इन्हें ठीक ठाक सीट भी दिया, लेकिन इस बार इनका सारे जितने उम्मीदवार थे हम के सारे के सारे लोकसभा चुनाव में भी हार गए। इस तरह से जो हम का चुनावी प्रदर्शन है, मैंने जीतन राम मांझी की पार्टी जो हम है उसका चुनावी प्रदर्शन बहुत ही फीका रहा। तो स्वाभाविक है कि अब महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों या महागठबंधन में इनके प्रति बहुत आकर्षण नहीं रहा है। तो उसी लिए जो तेजस्वी यादव का अप्रोच था शुरू से अब विधानसभा में इनके प्रति कि ये जा सकते हैं तो जाएं, हम इन्हें निकालेंगे नहीं लेकिन ये जा सकते हैं, तो इस तरह से भी होता है कि जीतन राम मांझी जब समन्वय समिति के बनाने के लिए राजद को चुनौती देने लगे और कहें कि नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे, फिर भी तेजस्वी यादव ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और अंततः इन्होंने छोड़ दिया। अब ये जब इन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया तो 48 घंटे से होगा और ये कहीं शामिल भी नहीं हो रहे हैं, मतलब कि एनडीए इनको वेलकम भी नहीं कर रहा है। राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जदयू में विलय कर जाए। ये इनका अलग स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व वो अपने नहीं देखना चाहते एनडीए में, चूंकि फिर इनके लिए वो अलग से सीट भी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जीतन राम मांझी असमंजस में है और फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ये एक तीसरे मोर्चे की तरफ भी जा सकते हैं, पप्पू यादव के साथ जा सकते हैं, ओवैसी के साथ जा सकते हैं, वहां भी एक गठबंधन बन सकता है। लेकिन जीतन राम मांझी अपने विकल्प को खुला रखा हुआ है। लेकिन फिर भी इन जो 2 बिहार के इस बार 2020 चुनाव के जो 2 महत्वपूर्ण गठबंधन हैं, एनडीए और महागठबंधन, उनमें जीतन राम मांझी को बहुत महत्व मिलता नजर नहीं आ रहा है। इसका कारण यही है कि सामाजिक, आर्थिक बहुत सारे और राजनीतिक रूप से भी वे उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं। ये माना जाता है कि अब ये ओवर एस्टिमेटेड नेता हैं जो अब एक्सपोज हो गए हैं। अगर आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं चुनाव का अपडेट देता रहूंगा। बिहार चुनाव पर मेरी नजर है। धन्यवाद।